हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई विद्या अचीवर्स। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग क्लास 11 का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। ओके, और पिछले क्लास या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी कीजिए जल्दी से जल्दी, अपने दोस्तों लोग को जल्दी से जल्दी पहुंचाइए और सब्सक्राइब बिल्कुल ही करना नहीं भूलना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एटम्स, एटम्स होते क्या हैं? पिछले क्लास हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। आप नहीं देखें तो पहले उसको जाके देखिए, तब ये समझ में आएगा। ओके, तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग पढ़े थे कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। कंपाउंड्स जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी से मिलकर बने हुए नहीं रहते हैं, वो प्योर फॉर्म में होता है। हम लोग जानते हैं पीरियडिक टेबल, हम लोग घर में भी बहुत सारे रहते हैं। 10 क्लास में हम लोग पीरियडिक टेबल के बारे में देखना सीख चुके रहते हैं लगभग। तो पीरियडिक टेबल जो घर में हम लोग लगाते हैं, है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है या जितने भी सिंबल नज़र आते हैं, सबका सब क्या है? एलिमेंट्स है। सबको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, सपोज बात करते हैं हम लोग आयरन, लोहा, है ना। घर में, सबके घर में लोहा होते हैं जनरली, और आयरन का जो सिंबल है वो Fe होता है। ठीक है, सपोज 1 kg का ये लोहा है, आयरन है। ठीक है, इसको हम लोग काटना स्टार्ट किए, है ना। सपोज 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, बहुत पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने, तो ये इतना छोटा आ गया। फिर इसको और काटना स्टार्ट किए तो और छोटा आ गया। ओके, और छोटा किए, और छोटा किए, इस तरह सब, है ना। करते करते हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन सबसे छोटा जो पार्ट होगा, सबसे छोटा जो किया जा सकता है, सबसे छोटा पार्ट, है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? हाँ, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? एटम। ओके, इसी को बोलते हैं एटम। लेकिन ध्यान रखना ये किसका पार्ट है? हाँ, Fe जो है क्या है? एक एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है। कोई भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। ओके, ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट। ओके, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एटम, सॉरी, ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज एटम। ओके, तो एटम का डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? दिस द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज, सॉरी, अच्छा, इसमें और एक दो चीज़ और बोल सकते हैं कि जो ये पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट, है ना, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे आयरन का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो किसी ना किसी, है ना, दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के रहता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म में रहता है, तो अकेले रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब, है ना, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, may or may not exists in free state। ठीक है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। फ्री स्टेट में कौन एग्जिस्ट करता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग बात करेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो नोबल गैसेस हैं, है ना, वो जो है फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी से जनरल रिएक्शन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, ठीक है, इज नॉन एज एटम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। जितना भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे बात करेंगे H2 प्लस, है ना, O2, तो यहाँ क्या बना लेंगे? H2O। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन किया कि O2 रिएक्शन किया कि ऑक्सीजन एटम रिएक्शन किया होगा? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन एटम रिएक्शन किया होगा, क्योंकि यहाँ पे H2O2 तो नहीं आया है ना। हाँ, यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं H2 यहाँ पे रिएक्शन किया क्या? नहीं, H2 नहीं, बल्कि 2 हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हुआ होगा, फिर रिएक्शन किया होगा, क्योंकि हमेशा रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एटम्स। मॉलिक्यूल्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज एटम। ओके, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। सिमिलरली हम मॉलिक्यूल का बात करेंगे। मॉलिक्यूल, ओके, मॉलिक्यूल
तो बिल्कुल सेम तरीके से एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग एक घर में हम लोग नमक यूज करते हैं NaCl, ओके, ये रहा NaCl। तो NaCl एलिमेंट ही के कंपाउंड है, एलिमेंट ही के कंपाउंड है। हाँ, क्या होगा? कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है। कौन? सोडियम और क्लोरीन, दो एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में जितना है सब एलिमेंट है, सोडियम भी वहाँ पे मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो NaCl है वो Na और Cl दोनों से मिलकर बना हुआ है, देयरफॉर इसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलके, है ना, मिल जाएगा किसी फॉर्मूला या किसी कंपाउंड को, मतलब किसी सब्सटेंस को बनाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब इस नमक को, है ना, जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसको हम तोड़ना स्टार्ट किए, है ना, फिर और तोड़ना स्टार्ट किए, फिर इसको तोड़ना स्टार्ट किए, तो सबसे छोटा जो पार्ट आएगा, है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको हम लोग अब क्या बोल देंगे? क्या उसका भी फॉर्मूला NaCl ही होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। जिस तरीके से Fe है, इसका भी फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? Fe ही आएगा, मतलब एक Fe का एक एटम आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलरली NaCl को तोड़ते जाएंगे तो सबसे छोटा पार्ट आएगा, उसमें भी फॉर्मूला NaCl होगा। अब यहाँ बोलेंगे एक Na होगा और एक Cl होगा, या एक Na प्लस होगा और एक Cl माइनस होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो सबसे छोटा पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे इसको? मॉलिक्यूल, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूल किसका पार्ट है? किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है, और एलिमेंट क्या है? एटम क्या है? किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्ट, सेम तरीके से द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड, ओके। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, which exists in free state and does not take part in chemical reaction, है ना, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, is known as molecule। इसी को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अभी देखे तो रिएक्शन, जितना भी रिएक्शंस होते हैं उसमें एटम्स पार्टिसिपेट होते हैं, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो तो N2 प्लस H2, है ना, दोनों रिएक्शन कराए, यहाँ बना लिए NH3। तो यहाँ पे ना तो नाइट्रोजन N2 पार्टिसिपेट किया है, ना H2 पार्टिसिपेट किया, बल्कि यहाँ पे N2 टूट के दो नाइट्रोजन टूटा होगा, एक नाइट्रोजन, और यहाँ से बैलेंस करने के लिए 3 और यहाँ पे 2 लगा देंगे, और इसका 3 हाइड्रोजन लिया होगा, तब एक NH3 बनाया होगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? हाँ, एटम्स। मॉलिक्यूल्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स तो रिएक्शन में आएंगे ही, लेकिन वो पूरे अटैच नहीं होते, बल्कि पहले एटम्स में टूटेंगे, उसके बाद जो है रिएक्शन होना स्टार्ट होगा, ओके। तो ये था एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बेसिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसका। अच्छा, एटम्स बहुत ही छोटा है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। जैसे 1 kg हम लोग 1 kg आयरन लिए थे, तो इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो इसका जो मास है बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, और उसका जो मास है, किसी भी एलिमेंट का मास को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। फिर से किसी भी एलिमेंट का मास को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, किसी भी एटम का मास को, एलिमेंट नहीं, सॉरी, एटम का मास को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास। किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है एटम, उसका मास कुछ ना कुछ होगा, उसका मास को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, ऐसा 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास समझ में आ गया होगा कि एटम का जो मास है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास, ओके। उसी तरह कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल। अभी देखे थे, है ना। तो मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मास, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ओके। तो अभी बात की है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, है ना। उसका डेफिनेशन भी अभी लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है, 16। और इसका यूनिट क्या होता है? ऑफकोर्स मास है तो यूनिट क्या होना चाहिए? या तो केजी में होना चाहिए या ग्राम में होना चाहिए, क्योंकि मास का यूनिट तो ऐसा यूनिट तो केजी होता है, ओके। या फिर जैसे ग्राम में होना चाहिए, और क्या। लेकिन हम लोग 12 क्या 12 केजी होता है क्या? या 12 ग्राम होता है क्या, है ना। क्या ये अब 16 ग्राम होता है क्या? नहीं। इसको हम लोग AMU लिखते हैं, AMU, या सिंपली U भी लिखते थे, है ना, बचपन में 9-10 में। 12U, 16U, U मीन्स यूनिफाइड मास, और AMU मीन्स
एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो एटम का मास को रिप्रेजेंट करने के लिए AMU एटॉमिक मास यूनिट लगाया जाता है, क्योंकि एटम का मास बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम होता है। इसलिए हम लोग जो है 12, 16 ये सब जो है किसी का रिलेटिव भी निकाला जाता है, उसके रिस्पेक्ट में कितना मास है। जैसे जो सबसे पहले लिया गया था वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिया गया था, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में इसका मास कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये 12 गुना ज़्यादा है, 12 टाइम्स ज़्यादा है। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना है, 16 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो एक यूनिट माना गया है ना, जैसे कोई भी हाइड्रोजन ही देखा जाए तो हाइड्रोजन को जो सबसे छोटा, हाइड्रोजन को जो सबसे पहले उसी से लिया गया, हाइड्रोजन बहुत छोटा एलिमेंट है या सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास हम लोग 1 मानते हैं, 1 MU लगभग मानते हैं। और इसका जो मास होता है, यदि हम लोग ग्राम में देखेंगे हाइड्रोजन का मास, तो 1.67 × 10⁻⁻⁴ ग्राम कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, है ना, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको हम लोग बोल सकते हैं एक प्रोटॉन का मास के इक्वल है ना। प्रोटॉन का भी मास 1.66 भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं 67 लिखते हैं, चलेगा, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो है ना एग्जैक्टली इक्वल है किसका, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। ओके, तो ये जो वैल्यू है ना, ये हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसी को जो है, इसी को हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं, और एक यूनिट मान लेते हैं, इसको 1 AMU बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 AMU। अच्छा, 1 AMU बोलने से इसका क्या फायदा होगा, है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में जो है बाकी सबका मास निकाला जाता है। जैसे कार्बन का एक एटम का मास लिया गया तो देखा गया क्या कि हाइड्रोजन से 12 टाइम्स ज्यादा है, या 12 गुना जो है भारी है। तो उस केस में हमको यदि हाइड्रोजन को 1 AMU मान लेंगे तो इसको कितना मान लेंगे, 12 AMU। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट था इसीलिए उसको माना गया था पहले। बाद में हम लोग कार्बन से भी उसको डिफाइन करते हैं, बाद में स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसको कार्बन को माना गया, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी समझते हैं क्या है कि एटम का मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग शॉर्ट में AMU बोलेंगे, ठीक है, या स्मॉल से भी लिख सकते हैं AMU, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम लोग डेफिनेशन उसके रिस्पेक्ट में ही बोल सकते हैं, द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज assumed as a unit, है ना, known as atomic mass unit। द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है, हाइड्रोजन एटम है, एटम बहुत छोटा होगा, और हाइड्रोजन तो सबसे छोटा एटम होता है, तो उसका मास को हम लोग क्या मान लिए, एक यूनिट मान लिया गया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। ऐसा मानने से क्या होगा कि हम लोग बाकी सबका मास लिख सकते हैं। तो कार्बन का 12 kg या 12 ग्राम नहीं होता बल्कि 12 AMU है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये हाइड्रोजन का मास से जो है कितना टाइम्स ज्यादा है, 12 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग इसको ग्राम में भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ, 1 MU इतना ग्राम, तो 12 MU में 12 इंटू इतना ग्राम हो जाएगा, ग्राम में निकाला रहेगा। तो अब कुछ देख भी सकते हैं 1.67 × 10⁻24 -24 है, तो बहुत ही कम जो है मास होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो देखने में तो है ना बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली है बहुत ही कम मास, इसलिए इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए, है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 AMU। आसान करने के लिए हम लोग 1 AMU सबसे छोटा वाला को मान लिया जाता है, ठीक है। और बाद में इसको जो है कार्बन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन दिया गया AMU को, बोल दिया क्या कि कार्बन का जो 12 है ना, कार्बन का तो 12 AMU होता है, इसको हम लोग 12 पार्ट में डिवाइड कर दो। कार्बन है, कार्बन को हम लोग 12 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो एक पार्ट जो आएगा, है ना, एक पार्ट का मास कितना होगा, 1 AMU होगा। तो है ना, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया कि मास ऑफ, है ना, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम जो है क्या लिखेंगे, कार्बन का 12th पार्ट का मास, मतलब 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे द मास ऑफ है ना 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन एटम की जगह C12 एटम लिखना जरूरी है,
क्योंकि कार्बन का यहाँ पे C12 का मतलब क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है कहीं कहीं पे, है ना। मतलब कुछ कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं 13 14 वाला। आइसोटोप्स क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आइसोटोप सिंपली होता है क्या, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मास नंबर अलग अलग हो सकते हैं, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो कार्बन 12 वाला के लिए हम लोग जो है इसको डिफाइन किया कि जो कार्बन 12 और ऑफकोर्स 12 वाला ही जो है ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा परसेंटेज में नेचर में एग्जिस्ट करता है ना। 13 14 बहुत ही कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। तो C12 एटम को ही लेना है, C12 एटम का 12th पार्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, C12 का तो 12 एमयू था, उसका 12th पार्ट कर देंगे तो एक पार्ट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 एमयू हो जाएगा। तो वही लिखा, द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, फिर से है ना, इज एज्यूम्ड एज ए यूनिट नॉन एज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो दोनों तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और उतना छोड़ो, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, AMU इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 AMU इक्वल टू क्या लिखना है, 1.66 या 67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU ग्राम में लिखना रहेगा, तो इतना लिखना है, 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, बस इतना हम लोग समझ सकते हैं। ओके, ग्राम में लिखना रहेगा। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU हो, इसको बोले ग्राम में लिखो तो क्या हो जाएगा 12, और 1 AMU क्या लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो कार्बन का जो एक एटम का मास है ग्राम में पूछेगा तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 1.6। समझ में आ रहा ना, समझ रहे, बहुत ही कम होगा क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एटम का मास ग्राम में भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास क्या है। ये तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किए, एटॉमिक मास का डिफिनेशन लिखना रहेगा। तो एटॉमिक मास क्या है कि मास ऑफ एन एटम, एटम का जो मास है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। बहुत ही सिंपल, लेकिन डिफाइन करने का तरीका यही है कि 1 AMU से कितना टाइम्स ज्यादा है। जैसे कार्बन जो है 12 टाइम्स ज्यादा है, ऑक्सीजन जो है कितना टाइम्स ज्यादा है 16 AMU है, मतलब 1 AMU से 16 टाइम्स ज्यादा है। और 1 AMU क्या था, 1 AMU या तो ये और ये दोनों में से किसी एक को बोल सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या है, इट इज ए नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, है ना। फिर से समझते हैं कि एटॉमिक मास एक नंबर है। जैसे हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक नंबर है, 16 क्या है, एक नंबर है जो क्या बताता है ना, 16 kg ग्राम, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि क्या एक नंबर है जो क्या बताता है कि ये 1 AMU से कितना टाइम्स ज्यादा है, 1 AMU से 16 टाइम्स ज्यादा है, या 16 टाइम्स होगा। ठीक है, तो 16 टाइम्स है, इसका मतलब वही लिखे है ना, इट इज ए नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, है ना। 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम को ही हम लोग 1 AMU बोलते हैं, है ना। उससे कितना टाइम्स ज्यादा है किसी भी एलिमेंट का मास। ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एटम लिखने से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का जो मास है, कोई भी एटम का जो मास है वो 1/12 पार्ट ऑफ C12 से कितना टाइम्स है, वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। सिमिलरली हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी लिखना रहेगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास तो भी सेम डेफिनेशन है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ए नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन, है ना, एटम के जगह क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, और एलिमेंट के जगह क्या हो जाएगा कंपाउंड, है ना। इट इज ए नंबर लिख देते हैं, इट इज अ नंबर। ओके, तो सिमिलरली वैसे डेफिनेशन होगा, इट इज ए नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज हेवियर देन द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, है ना। C12 एटम का मास से कितना ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल का मास है। मॉलिक्यूल मतलब क्या समझना, जैसे कि CO2 NaCl अभी लिए थे, अब CO2 का मास निकालना रहेगा तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 44 AMU, यानी 1 AMU से कितना टाइम्स ज़्यादा है, 44 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास को डिफाइन कर लिए। ओके।